हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्लास। आप पूरे YouTube पर ढूंढ लेना, ऐसा क्लास फिजिक्स का आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, या यूं कहें 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये जो 9 टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और जो ये टॉपिक होंगे ना, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के टॉपिक होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते रहते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स 2026 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझ लो भैया, आप लोग क्या करना, कॉपी ले लेना और पेन ले लेना और बैठ जाना हमारे साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जान लो हम कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का है, यानी कि सेकंड चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये फिजिक्स में आपके 7 से 8 नंबर कंप्लीट कराएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा टॉपिक है समविभव पृष्ठ क्या है, आपके चैप्टर 2 का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है भैया संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, ये भी चैप्टर 2 का ही टॉपिक है। उसके बाद में भैया संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटर, ये भी आपके चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक को ध्यान से देख लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट तक देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, फिर विशिष्ट चालकता क्या होता है, आपके चैप्टर 3 वैद्युत धारा का ये टॉपिक है कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 का ही टॉपिक है। किरचॉफ का धारा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 का टॉपिक। और उसके बाद में धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी, इसको भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में अपने चैप्टर 4 के टॉपिक को पढ़ेंगे, लॉरेंज बल को, ये गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम तो समझ लिया, लेकिन नाम समझने से क्या होगा मेरे भाई, एक एक टॉपिक को चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेस में आपको रेगुलर देता रहूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूज क्या होती हैं। चलिए उसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना, इसको कुछ इस प्रकार से आपके पेपर में दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा तो मैं आपको बताऊंगा ही ना, साथ में जो इसकी वैल्यूज हैं, जैसे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का ही मात्रक होता है, लेकिन जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक होता है। जैसे देखो, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अब जूल की तुलना में ये बहुत छोटा मात्रक है ऊर्जा का। ठीक है, आगे देखो, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे परिभाषित करते हैं ये जान लो। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी, इसको ईवी से डिनोट करते हैं, वो ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश Q इक्वल टू ई। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आवेश 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर अर्जित करता है या प्राप्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा है
जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर अर्जित करता है या प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यूज देख लेते हैं भैया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका होता है इसकी वैल्यूज क्या होंगी उसको समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में देखेंगे सारी वैल्यूज। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूज को जान लेते हैं, जो कि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो हमने देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में तो जान लिया। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो हमारी होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। समझ में आया? मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। अब कोई पूछे भैया, देखो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, कोई पूछे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 केईवी की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया सिंपल सा है, आपको करना क्या है ध्यान से समझ लो। देखो जो ये 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है ना, अब किलो की बात की जा रही है तो इसको 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा कर दो तो हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 इंटू 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3। ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है, ये +3 है तो 19 में से 3 जाएगा तो -16 बचेगा जूल। तो हमारा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल। ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर केईवी दिया गया है तो मतलब 1000 से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, ऐसे ये आपको गुणा ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे वैल्यूज को लिख दीजिएगा। उसके बाद में पूछे कोई कि भैया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 MeV, काफी ज्यादा ये आता है। तो MeV की अगर बात की जाएगी भैया तो आपको क्या करना है, 10 के पावर -19 है, इसको गुणा कर देना है 1 लाख 10 लाख से। ठीक है, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है किसकी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, इसको गुणा कर देना है किससे, देखो ध्यान से समझो, 10 के पावर -19 है। ठीक है, तो इसको गुणा करना है आपको 10 लाख से। तो 10 लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। देखो 7 है। ठीक है, कितना है, 2 2 4 2 6, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। ठीक है, एक जीरो यहां पे हट जाएगा। अब देखिए, ठीक है, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 जीरो है। तो यहां पे क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो गया, गुणे इसको 10 के पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल। ये इतना हो गया मेरे भाई। ठीक है, मतलब आपको मिलियन से गुणा कर देना, ये हो गया। अब कोई पूछे एक वैल्यू मैं आपको और बता देता हूं, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई पूछे, 1 BeV, तब क्या करोगे, अरे बिलियन है भैया, तब क्या करोगे आप लोग, बिलियन में 9 जीरो होते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल। ठीक है, क्योंकि आपको 1 बिलियन से गुणा कर देना है तो बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो आपको 10 के पावर -19 में से 9 घटाना है तो 10 के पावर -10 बचेगा। तो ये कुछ वैल्यूज थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल। चलो इसको नोट करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट हो गया, चलो इसको हटाते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भैया दूसरा क्वेश्चन हमारे लिस्ट में है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। भैया नाम से ही पता चल गया आपको, समविभव, जिसका विभव समान हो उसको हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। अब समझो इसको, समविभव पृष्ठ का मतलब देखो डेफिनेशन पूछा जाता है आपके अतलघुत्तरीय प्रश्नों में, इसको समझ लो। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप एक
पृष्ठ ले लीजिए। इस पृष्ठ पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो यहां हो, वो यहां हो, ठीक है, वो यहां हो, वो यहां हो, सारे बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव V होगा वो बराबर होगा भैया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ है, इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। देखो भैया नाम में ही छिपा है इसका डेफिनेशन, समविभव का मतलब विभव समान। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये पृष्ठ है, इस पर सारे बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर है, तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। आप चाहे तो कुछ नोट लिख सकते हैं, नोट लिख दीजिएगा, थोड़ा काम आएगा, ठीक है, पैसे वाला नोट नहीं। तो देखो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो ये समविभव पृष्ठ है, इस पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव है ना वो समान होता है, इतना ध्यान रखना। मतलब समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर समान होता है। दूसरी चीज, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये दो आप नोट लिख देना, ठीक है, बस हो गया। तो समविभव पृष्ठ का मेनली डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया दूसरा टॉपिक भी हो गया। चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा टॉपिक, एक एक करके हम पूरे 9 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखो बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड टॉपिक है ना, ये भी आपके चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक है। देखो टॉपिक क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। तो भैया इसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है, तो मैं इसको बता देता हूं, बाकी संधारित्र की धारिता अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है ना जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित या संग्रहित कर सकते हैं। तो ऐसे समायोजन को, ऐसे यंत्र को हम संधारित्र कहते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम आवेशों को संग्रहित इसमें कर सकते हैं बिना चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझ लो। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखो ध्यान से समझो, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखो संधारित्र की दो प्लेटें होती है मेरे भाई, ठीक है, तो किसी संधारित्र की जो धारिता है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। मतलब आवेश और विभवांतर के अनुपात को ही हम धारिता कहते हैं। डेफिनेशन जो मैंने बताया ऐसा लिखिएगा, बिल्कुल भैया एकदम सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल हलवा है। देखो टॉपिक अभी मैं छोटे छोटे बता रहा हूं, मैंने पहले बताया कि बहुत बड़े टॉपिक हमने नहीं लिए हैं, लेकिन आगे चलकर हम और भी ज्यादा टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखो स्टूडेंट, धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं C से, धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू क्या होगा, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को ही हम वैद्युत धारिता बोलते हैं। तो C इक्वल टू Q अपान B। अब कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक तो सिंपल सा है ना, मात्रक क्या होगा, आप लोग शायद अब निकाल चुके होंगे मात्रक इसका। बताओ क्या होगा इसका मात्रक। देखो Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, प्रति B है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। या हम इसके मात्रक को भैया फैरड भी लिखते हैं। देखो धारिता का मात्रक एक फैरड भी होता है,
ठीक है, फैरड। अब दो वैल्यूज मैं आपको यहां पे बता दूं, दो वैल्यू आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। देखो मैंने धारिता तो बता दिया कि भैया किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B के अनुपात के बराबर होती है, C = Q/B। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड हो गया। लेकिन एक चीज समझ लो यहां पे, देखो 1 माइक्रो फैरड = क्या होता है, 1 माइक्रो फैरड किसके बराबर होता है, वो होता है 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है। मतलब 1 माइक्रो फैरड = 10⁻⁻6 फैरड। देखो आपके न्यूमेरिकल में आ जाएगा इतना माइक्रो फैरड इसकी धारिता है, तो उसको फैरड में बदलना होगा ना, तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देना। 1 पिको फैरड = कितना होता है, 1 पिको फैरड। अब पिको की बात की जा रही है भैया, तो हमारा ये वैल्यू होगा 10⁻12 फैरड, ठीक है, ये हो गया। तो इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को आप लोग याद रखना, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो धारिता के बारे में समझ में आ गया, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B के अनुपात के बराबर होती है। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होगा। 1 माइक्रो फैरड की वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड और 1 पिको फैरड की वैल्यू 10⁻12 फैरड। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। मतलब विशिष्ट चालकता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। आप लोग एक प्यारा सा हेडिंग डाल देना, विशिष्ट चालकता, और लिख देना किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। एक लाइन का ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसे सिग्मा, ये सिग्मा कुछ ऐसे बनता है, आधा ना की तरह से प्रदर्शित करते हैं, और इसको सिग्मा से हम प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा = आपका फॉर्मूला क्या होगा भैया, सिग्मा = हो जाएगा 1/ρ। रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, रो क्या है, नाम लिख दूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है ये, ठीक है। अब भैया कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका मात्रक बता देते तो ठीक रहता भैया, तो मात्रक भी मैं बताऊंगा। तो देखो इसका मात्रक समझने से पहले देखो, मात्रक मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। रो का मात्रक निकाल लो, इसका निकल गया तो भैया आप सिग्मा का मात्रक निकाल सकते हैं। तो रो = हमारा होता है RA/L, रो = होता है RA/L। R है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। रुको इसको डिलीट कर देता हूं, ओम × मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपान L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो भैया मीटर स्क्वायर, यहां पे 2 मीटर है, एक कट जाएगा इससे। रो का जो मात्रक हमारा होगा, रो का यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो होगा ओम मीटर, बचा आपका ओम मीटर, ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब भैया इसके जगह पर ओम मीटर रख दो, उसको जब ऊपर लेकर आओगे ना तो आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सिग्मा का मात्रक आया वो आया भैया ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ऐसे आएगा भैया। यहां पे अगर रो की जगह पर ओम मीटर रखोगे तो उसको ऊपर लाओगे ना तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स भी इसी का मात्रक होता है, ठीक है, महो मीटर इनवर्स। या एक और मात्रक इसका लिख सकते हैं आप लोग, वो भी लिख दीजिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर
इनवर्स। ठीक है, ये तीनों मात्रक इसी का होता है। तो भैया विशिष्ट चालकता क्या है? किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो है विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक होगा इसका ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलिए अपना 6 नंबर टॉपिक देखते हैं क्या है। ये देखो, ये भैया डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है और डेफिनेशन में आपको परिभाषा बता भी देता हूं, बाकी कुछ इसमें नहीं लिखना है। देखो ध्यान से समझो इसको। देखो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो ध्यान से, ये जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ये लाइन याद रखना। मतलब जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार के द्वारा जोड़ेंगे ना, तो तार में जो विद्युत धारा होगी वो धन से ऋण की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, तथा सेल के अंदर उसके घोल में जो धारा होगी वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, एक मैं इजी भाषा में बता देता हूं। जब सेल की प्लेटों को तार के द्वारा जोड़ते हैं तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और सेल के भीतर उसके घोल में जो धारा है ना, वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल के द्वारा उत्पन्न जो अवरोध या रुकावट होता है ना, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखो, इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है भैया कि मैं घोल कर दे दूंगा और आपको याद हो जाएगा। इसको समझना होगा, याद करना होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 7 नंबर टॉपिक पर आते हैं आप लोग। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हम बता देते हैं अच्छे से। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। अगर किरचॉफ जी के नियम की बात करें हम क्लास 12 फिजिक्स में, तो उन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम। दोनों नियम आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए परिपथ बनाकर। ठीक है, तो 5 नंबर में आएंगे, या अगर छोटे छोटे क्वेश्चन में आएंगे तो एक एक नियम पूछा जाएगा। जैसे देखो, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ के पहले नियम को ही हम धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम है क्या? किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो होगा 0। ठीक है, बीजगणितीय योग सिग्मा आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। जैसे देखो, मान लो कोई संधि है, यहां पे मान लो यहां पे कोई संधि है, इस संधि पर कुछ धाराएं आकर मिल रही हैं। जैसे देखो, ये आई, ठीक है, ये आई, ये आई, ये आई और ये आई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, जैसे देखो, इसको मान लेते हैं हम I1, इसको मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, इसको मान लेंगे I3, इसको मान लेंगे I4 और इसको मान लेंगे I5। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। तो कहा जा रहा है कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो ये एक संधि है, इसको O मान लेते हैं। इस पर I1, I2, I3, I4, I5 5 धाराएं हैं। देखो, I1 और I2 जो है, इसका एरो अगर तीर देखोगे ना, तो ये संधि की ओर जा रही हैं, और I3, I4, I5 जो है संधि से दूर जा रही हैं। देखो, इसका तीर इधर है, इधर जा रही है, ये सब बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन सबका योग 0 ही होगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पे याद रखना कि जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी उसको धनात्मक लेंगे, जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उसको ऋणात्मक लेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और सबका जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। देखो, मैंने जोड़ा, सभी धाराओं को मैंने जोड़ा है, लेकिन प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गए हैं। ठीक है, तो जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं वो ऋणात्मक लेंगे, जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं वो धनात्मक लेंगे। तो I1 I2 को हमने धनात्मक ले लिया, I3 I4 I5 को हमने ऋणात्मक ले लिया। ठीक है, यहां पे हमारा हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो, I3 इसको इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है I4 और प्लस I5।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो किरचॉफ का धारा नियम समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, सिग्मा i = 0। अब यहां पे हमने एक संधि लिया O, इस पर 5 धाराएं हैं, I1 I2 I3 I4 I5। I1 I2 संधि की ओर जा रही हैं, तो भैया इसको धनात्मक लेंगे। I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही हैं, तो इसको ऋणात्मक लेंगे। तो ये भैया I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0। तो I1 + I2 = I3 + I4 + I5। कुछ ऐसे आपको फर्स्ट नियम समझना है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, इसीलिए इसको किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, इसके बाद क्या है, हाँ ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। मतलब धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लो मेरे भाई। धारा घनत्व, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबोत गुजरने वाला धारा I को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि J = आपका फॉर्मूला हो जाएगा I/A, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके धारा घनत्व का। देखो क्या कहा गया था, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा I को ही उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J = I/A, I है धारा, A है क्षेत्रफल। मात्रक इसका क्या होगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक होगा, I है धारा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए, मैं यहां पे आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आपको कहा गया था कि इसका मात्रक और बीमा लिखिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मात्रक बता दिया, बीमा सूत्र आपको बताना है कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। तो धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J = I/A, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, यहां पे देखो थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि J = I/A है, अपान है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बीमा सूत्र इसका आप लोग कमेंट करके बताना। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा। चलिए उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा चैप्टर नंबर 4 से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। देखो क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, मतलब लॉरेंज बल क्या होता है। जैसे देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र में अगर गति कर रहा है तो उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ना, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को, चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिए, यदि क्यू आवेश, यदि मान लीजिए क्यू आवेश है, क्यू आवेश v वेग से, किस वेग से, देखो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, ठीक है, बी वेक्टर में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल,
तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। मतलब मान लो मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो मान लो जो आवेश है वो क्यों है, ये v वेग से चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर में थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए किसी पार्टी में गए, किसी की शादी में गए, तो हम लोग डांस करते हैं, कोई ना कोई हमारी वेलोसिटी होती है कि इतनी तेजी से, कुछ लोग ऐसे ऐसे खूब तेज तेज करते हैं, कुछ लोग स्लो स्लो करते हैं, ठीक है। एक थीटा बनाकर कुछ लोग करते हैं, जैसे कुछ लोग सीधे सीधे, कुछ लोग ऐसे एंगल बनाकर करते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो क्यू आवेश है बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो एफ होगा वो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्यू वी साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे लॉरेंज बल का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। क्यू है आवेश, V है वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा, ठीक है। तो समझ में आया, लॉरेंज बल यही है। बल का मात्रक तो न्यूटन होता ही है, ठीक है। तो लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि क्यू आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में थीटा कोण पर गति करे, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा होगा। चलो इसको भी नोट करो। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये स्पेशल क्लास है ना, वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी थे, 9 टॉपिक टोटल हमारे थे। अपने टॉपिक वाले पेज पर चलते हैं, ये देखो, ठीक है। टोटल हमारे 9 टॉपिक थे यहाँ पे, ठीक है। इन 9 टॉपिक्स को हमने आज के इस क्लास में कवर कर लिया। देखो छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत स्पेशल है, देखने में छोटे लगे करे घाव गंभीर, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आई होप समझ गए होंगे आप लोग, अगर आपने लास्ट तक देखा होगा। इसके बाद मैं आपको 3-3 नंबर और 4-4 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है सबको मैं लेकर आऊंगा। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।